हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो वो वीडियो सुनना आपके लिए मस्ट है। और अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि प्रीवियस ओल्ड वीडियोस में मैंने उसका रिप्लाई ऑलरेडी दिया हो डिटेल वीडियो में। सो कमेंट करने से पहले आप प्लीज़ ओल्ड वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना। तो जैसा कि डिवाइन ने मुझे बैक टू बैक ये रिमाइंडर देना शुरू किया, स्टेटमेंट रिपीट करनी शुरू करी कि रीयूनियन तो मेरा डेस्टाइंड है। यही एक स्टेटमेंट होती थी कि रीयूनियन डेस्टाइंड है। तो जैसा कि मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा था और दिन ब दिन मैं रूड होती जा रही थी डिवाइन के साथ में, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट मुझे समझ में आया कि एक ये जो सेल्फ है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है हैंडल करना। ये अननेसेसरी मुझे गुस्सा दिलाया ज़रूर जा रहा है और ये मेरे मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो अब क्या था कि ये यहाँ पर मुझे समझना था, जैसा कि मैं दिसंबर में खुद को ना काम डाउन करती हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो मन में यही थॉट आता है कि इस लाइफ में तो मैंने कोई गलती करी नहीं है जितना मुझे पता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी कोई गलती करी हो, क्योंकि जैसे कि अक्सर हम सुनते आए हैं। तो अभी तक तो पता नहीं था कि कुछ करा है नहीं करा है। मैंने कहा चलो अब हम पास्ट लाइफ देख लेते हैं। तो अवेकनिंग के तुरंत बाद मैंने कई सारे ऐसे एक्टिवेशंस कर दिए थे जिससे कि मुझे पास्ट लाइफ की मेमोरीज ऑलरेडी आना शुरू हो गई थी और जो मुझे देखना होता था वो मुझे दिखा दिया जाता था रिक्वेस्ट पर। तो अब क्या होता है कि जैसे कि अभी आप जिस भी स्टेज पर हो, जब मिड लेवल वाला मैं इनर वर्क आपसे करवाऊंगी तो वहाँ पर मैं आपसे वो एक्टिवेशंस करवाऊंगी। आप खुद से कर लोगे और खुद से अपनी पास्ट लाइफ को देख पाओगे। लेकिन जो इनिशियल स्टेज के इनर वर्क होंगे वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद आप ज़रूर इन चीज़ों को देख पाएंगे। तो वही मैंने करा था। तो मैं तो ऑलरेडी कर चुकी थी, बहुत टाइम हो गया था, 2020 से 2023 की बात है। तो 2023 दिसंबर में मैंने क्या करा कि मैंने इसकी हायर सेल्फ को बोला है कि मुझे दिखाओ कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। एक्चुअल में जानना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे कि मैंने आज बोला है कि मुझे दिखाओ, तो मैं ना आफ्टरनून का टाइम था कि आफ्टरनून में ही सोई हूँ और मुझे वो चीज़ दिखाई जाती है कि हुआ क्या है पास्ट लाइफ में कि मैं किसी किंग की डॉटर होती थी। और वहाँ पर अब किंग की डॉटर हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ रॉयल्टी है। ये जो ट्विन फ्लेम था ये वहाँ पर एक एज वर्कर काम करता था। तो अब मेरे अंदर फीलिंग्स थी इस इंसान के लिए, तो मैंने इसे मतलब मैरिज के लिए बोला और इससे मेरी शादी हो जाती है। तो इसका क्या था कि जैसे कि भाई एक वर्कर है तो ये तो ऑलरेडी रेडी था। एंड अब इसमें क्या होता है, जब इसकी मेरी शादी हो जाती है ना तो इसको तो बनना था किंग। लेकिन इसको किंग नहीं बनाया जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी जाती हैं। लेकिन जो वर्कर का काम ये कर रहा था वो रिमूव कर दिया जाता है और जिस तरह से मैं अपनी लाइफ जी रही थी रॉयल लाइफ, वो रॉयल लाइफ इसको दी जाती है। लेकिन इसका तो इंटेंशन ये था कि इसको तो किंग बनना था। तो इस वजह से इसने ये करना शुरू करा है कि, और वहाँ पर भी यही हुआ है कि जैसे कि मेरे अंदर फीलिंग्स थी और वर्कर है तो वर्कर मना ही क्यों करेगा ना एक किंग की डॉटर है तो वो वैसी बात है, बहुत हाई पोजीशन पे है। तो वहाँ पर जब इसकी मेरी शादी हो जाती है तो ये साथ में रहना शुरू करता है, सेम जिस पैलेस में हम रहते थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि शादी से पहले ही मैंने इसे बोला था कि अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो ना कि तुम्हें जाना हो मेरी लाइफ से तो तुम जा सकते हो, लेकिन बता कर जाना। जैसे क्या होता है कि अभी तो मुझे वहाँ पर भी पता था कि मेरे अंदर फीलिंग थी, मैंने इस इंसान को प्रपोज किया और ये रेडी था मैरिज करने के लिए, बट इसके इंटेंशन मुझे बाद में समझ में आते हैं। तो ये क्या करता है, इसने देखा ना कि इसको वो किंग वाली पोजीशन नहीं मिली है जिसकी वजह से इसने शादी के लिए हाँ कर दिया था। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब आता है तो इसमें आई थिंक कुछ टाइम हो जाता है और मुझे पता नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इस चीज़ का पता चलता है। तो शादी से पहले मैंने इसे तब बोला था कि जब जाना हो तो बताकर जाना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है और उसमें कभी मना नहीं हुआ, लेकिन चीटिंग कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो ये बात इसको मैंने शादी से पहले बोली थी उस पास्ट लाइफ में। बट इसने स्टिल क्या किया, अपनी ईगो में आके कि इसको वो किंग नहीं बनाया गया, तो इसने क्या करा कि जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है और ये बाद में शादी करके उस दूसरी फीमेल के साथ में कहीं पर रह रहा होता है। आना जाना इसका होता है मेरी लाइफ में, लेकिन अब जैसा कि इसका डिस्टेंस बढ़ गया था, कोई ना कोई बहाने मारता था। तो जब वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है कि इसने चीट किया है और जिसके साथ शादी करी थी वो यही कार्मिक फेमिनाइन है जो यहाँ पे अभी करंट रिलेशनशिप में इस 3D लाइफ में है, उसका मैंने चेहरा देखा ओके। लेकिन बाद में मैंने इसे बहुत बुरी तरह से पनिश किया है सिर्फ चीटिंग के रीज़न की वजह से। गुस्सा इसलिए था कि मैंने तो क्लियर बताया था ना कि जाने के लिए कोई मना ही नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बता कर जाना है। क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ, देखो ये पिछली लाइफ की चीज़ें जो मैं यहाँ पर भी कैरी करती हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर आपको कल को आपकी फीलिंग्स बदल जाती है, इन केस अगर आप रिलेशनशिप हो मेरे साथ में या फिर शादी होती है और उसके बाद आपके अंदर किसी और इंसान के लिए फीलिंग्स आती है, तो आप हमेशा फ्री रहेंगे जाने के लिए। और एक बार जब जाएंगे तो मेरी लाइफ के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना, जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। और अगर आप
चीटिंग करेंगे, बिना बताए इन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे तो पनिशमेंट तो होनी है। तो ये पिछली लाइफ की चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी कैरी करी है मैंने। और वहाँ पर ये क्या करता है, जिस वक्त मुझे इसकी चीटिंग का पता चलता है ना और मैं गुस्से में थी, तो इसने क्या करा, मुझे ना धोखे से ना ये किसी तांत्रिक के पास में लेकर जाता है। तो कि हम किसी पुजारी के पास में जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हो, ऐसा करके जब लेकर जाता है ना तो वो दिखता है कि वो बंदा तांत्रिक है। एंड वहाँ पर ये मुझे उन चीज़ों से बांधने की कोशिश करता है कि मैं इसके अगेंस्ट में ना जाऊँ, मैं इसे पनिश ना करूँ, और ये उधर उस लड़की के साथ भी रहे और यहाँ पर भी रहे। तो ये चीज़ अब जैसा कि उस लाइफ में भी मुझ पर काम नहीं करती थी, देखा कि वो तांत्रिक है, तो वहाँ से तो मैं हट गई हूँ, लेकिन ना मैंने इसे बहुत बुरी एक्सट्रीम लेवल पर पनिश किया है। तो जब इसको मैंने पनिश किया है ना, जो भी पनिशमेंट इसको दी गई है, उसके बाद उसको अपने वहाँ पैलेस से बाहर निकाल दिया। फिर ये उसी कार्मिक फेमिनाइन के साथ में रहता था, जो इन्फॉर्मेशन बाद में मिली है, लेकिन मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन ये जो बिट्रेयल का जो दर्द था ना, जो चीटिंग का जो पेन था, उस चीज़ से ना मैं उस लाइफ में हील नहीं हुई थी। तो वही पेन यहाँ पर था। एंड वहाँ पर तो मैंने डिसीजन लिया कि अभी जो नेक्स्ट लाइफ है ना, यहाँ पर तो जो गलतियाँ हम पहले करते हैं, स्पेशली मैं बताऊँ तो मैं अपनी गलती पर बहुत ध्यान रखती हूँ। तो इस लाइफ में भी यहाँ पर आने से पहले मैंने इस चीज़ को कमिटमेंट दिया था डिवाइन को कि ये इस बार रिपीट नहीं होगा। अब वहाँ पर क्या हुआ था, देखो वहाँ पर मैं बहुत अबंडेंट लाइफ में थी, ये वहाँ पर एक वर्कर टाइप में काम करता था पैलेस के अंदर। यहाँ पर भी मैं एक अबंडेंट फैमिली से आती हूँ, और ये यहाँ पर मेरे से नीचे ही है। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, चीज़ों को हाइड किया। मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस का जो था वो इसको पता नहीं लगने दिया, डे वन से पता नहीं लगने दिया था। क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर पता था ना कि इंसान मटीरियलिस्टिक है, इसका प्यार जो वो पैसों से शुरू होता है, जब मैं इसे मिली हुआ 3D लाइफ में। तो उन चीज़ों की वजह से इस बार वो साइकिल रिपीट नहीं होता है। कि अगर इसको पता होता ना तो ये तुरंत शादी के लिए रेडी हो जाता, क्योंकि ये तो शादी के लिए बहुत डेस्परेट था। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अब करते करते जो इतना टाइम निकल जाता है, 10 साल, वो उसके बाद में फिर यहाँ पर अवेकनिंग के बाद की चीज़ है जो मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। तो अब क्या होता है कि ये जो स्टोरी है, अगर ये वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट होती ना तो फिर से गड़बड़ हो जाती। लेकिन अभी अच्छा क्या हुआ कि इसको मेरी फाइनेंशियल स्टेटस का नहीं पता था, तो ये मैंने होने नहीं दिया। दूसरा, जिस कार्मिक फेमिनाइन से इसने चीट किया था मुझे, उसके साथ में इसने पास्ट लाइफ में शादी करी है। जब मेरे से शादी हुई है तो बाद में इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये उसी कार्मिक फेमिनाइन के साथ में आया है। तो वही कार्मिक फेमिनाइन है जो यहाँ पर भी है, जिसके साथ में ये रिलेशनशिप में है। तो जब मैं ये स्टोरी देखती हूँ ना, तब मैं एकदम से मतलब शॉक तो हो जाती हूँ। एंड देन आफ्टरनून का टाइम था, आंखें खुली मेरी। एंड देन फिर क्या होता है, फिर मैंने डिसाइड किया डिवाइन से बात करने का। तो मैंने डिवाइन को बोला कि आखिर मेरी गलती क्या है, आप क्यों इस मेरा ये रियूनियन चाहते हो। अगर क्या होता है ना कि अगर मैंने गलती करी हो तो मुझे सज़ा भुगतने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता तो हो ना कौन सी गलती करी है। मुझे तो पता ही नहीं है, तो मुझे बता दो कौन सी गलती की सज़ा है। तो डिवाइन कहते हैं नहीं, सज़ा नहीं है। और तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब सज़ा नहीं है तो फिर आप इस इंसान की शादी कराओ। तो डिवाइन ने कुछ और ना बोलते हुए कि उन्होंने मुझे क्यों बोला कि रियूनियन डेस्टाइंड है, उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन ये काम तो तुम हमसे भी ज़्यादा जल्दी करवा सकती हो, कि इसकी शादी का जो मैटर है। तो मैं समझ गई कि मैंने कहा धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। अब ये टाइम था इसको ये बताने का कि कोच कहते किसे ना, ये माइंड गेम्स बहुत खेलता था ना। तो ये जैसा कि मैंने एरिया शिफ्ट करा है और बैक टू बैक मेरे नंबर ये ले रहा था कहीं ना कहीं से, तो अब इसके पास मेरा नया नंबर था और ये एक दूसरी माइंड गेम खेल रहा था किसी और इंसान के थ्रू। तो मुझे था चलो इसी गेम को मैं क्लोज कर देती हूँ और इसके थ्रू ना इसकी शादी हो जाएगी। तो होता क्या, जो भी गेम ये खेल रहा था ना, उस गेम को जब मैंने क्लोजर दिया है, मुझे इतना तो पता था कि इसके इस एक्सेप्टेंस के बाहर है इंसान, कि मुझे चीज़ें पता रहती हैं। मैंने कोई बात नहीं, खेल लेते फिर हम गेम। तो जब मैंने वो वाली गेम इसको रिप्लाई बैक करा ना, जिस इंसान के थ्रू ये गेम माइंड गेम खेल रहा था, ज़्यादा ही चालाक बन रहा था, तो इसको कुछ मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन भिजवाई है जिसके बाद मुझे एंड रिजल्ट का पता था कि ये बहुत जल्दी होगा। और एंड रिजल्ट क्या चाहती थी मैं, कि शादी हो जाए इसकी उसी कार्मिक फेमिनाइन से। तो अब ये करने से पहले ना मेरा डिवाइन से और डिस्कशन होता है। मैंने कहा ये जो अब मैं करने जा रही हूँ ना, इसमें आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके अगेंस्ट में जाके कुछ कर रही हूँ। ये बात मैंने डिवाइन को बोली है। तो जब मैंने ये बोला तो डिवाइन कहते हैं तुम इसको बख्श नहीं सकती, तुम्हें इसे पनिश करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ऑलरेडी कई लेवल पर पनिश कर रही हूँ। हाँ, इसकी पनिशमेंट और लोगों जैसी नहीं होगी, लेकिन ये बहुत सारे लेवल पर पनिश किया जाएगा। कैसे? एक तो ये जो कार्मिक फेमिनाइन है, ये एग्जैक्ट इसका मैच है, चाहे आप कैरेक्टर कह लो, माइंडसेट कह लो, नेचर कह लो, बिहेवियर कह लो, तो ये एग्जैक्ट मैच है इसका। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, यही लड़की इसका कर्मफल बनेगी।
जिसको कहते हैं ना कि एक इंसान आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर एनर्जी लेकर आता है, स्पेशली शादी के बाद में। तो मैं तो इसकी एनर्जी से वाकिफ़ थी। तो ये था कि ये इसका कर्मफल बनेगी, जितने भी बुरे कर्म इसने करे हैं ना। और ऐसा बहुत होता है, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ना उनके कर्मों का फल एक्चुअली में शादी के बाद भुगतते देखा है। तो मैंने कहा ये लड़की इसका कर्मफल बनेगी। दूसरा, मुझे ये भी पता था कि आजीवन ये इंसान मुझसे मेरे थॉट से कभी छुटकारा नहीं पा पाएगा। इस इंसान के अंदर मेरे लिए इंटेंस फीलिंग्स हैं और जो आजीवन रहेंगी, इसकी शादी के बाद भी रहेंगी। तो जिस हिसाब से ये इस लड़की के साथ में कितने टाइम से रिलेशनशिप में था, जब मैं इसके घर के सामने रह रही थी तब भी ये मुझे फैंटेसाइज करता था, मेरे बारे में सोचता था, जिस तरह से मुझसे ऑब्सेस था। तो मुझे था ये तो अभी तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है मेरी लाइफ के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं उस फ्यूचर को देख सकती हूँ कि ये आजीवन मुझ पर स्टक रहेगा, उन चीज़ों से कभी निकल नहीं पाएगा। और ये जो कर रहा था ना, जो इसने अभी गेम खेलनी शुरू करी उस कार्मिक फेमिनाइन के साथ में, इनसिक्योरिटी वाली, कि मेरी पिक्चर्स दिखाकर उसको और ज़्यादा चेस करवाना, उससे खुद की पूजा करवाना, तो ये तो आजीवन होगा। तो क्या होता है ना, अगर वो लड़की आज टॉलरेट कर भी रही है ना, तो वो शादी के बाद नहीं करेगी, और वो कार्मिक है। तो मुझे पता है कार्मिक कैसे होते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ये बहुत अच्छे से कर्मफल इसको मिलेगा इस लड़की के थ्रू में। तो जिसे कहते हैं ना कि शादी के बाद में लाइफ एग्जैक्टली हेल हो जाना, तो वो इस लड़की के थ्रू होगा इसकी लाइफ में। तो ये डिवाइन को मैंने बोला कि ये तो आजीवन होगा। अब रही बात मेरी, तो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, आज नहीं तो कल मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसकी शादी कराने से क्या होगा ना, इसका समहाउ कुछ टाइम के लिए मुझसे फोकस हटेगा और उसी बीच में मैं अपना काम कर लूँगी। अभी तो ये मेरी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने को रेडी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं होता है। ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही है कि मैं तो हर इंसान की एनर्जी से छुटकारा चाहती हूँ, लेकिन इंसान नहीं चाहते मुझसे छुटकारा। तो इसने शादी को मेरी वजह से ना बहुत टाइम तक इंटेंशनली डिले किया कि और ऊपर से इसका प्लान था ना कि सीक्रेटली शादी कर लेगा और आजीवन खुद को सिंगल दिखाएगा, ब्रोकन दिखाएगा, जिसमें ये लड़की इसका पूरा सपोर्ट कर रही थी। तो मैंने कहा ये तो एक दूसरे का कर्म फल है ना, वो लड़की भी इसी के लेवल की है तो उसको भी भुगतने को मिलेगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों को मिलनी चाहिए पनिशमेंट। तो मुझे ये था ना कि इसकी शादी कराने से पहले ना एक काम और करना है। ये जो इतने झूठ इसने बोले हैं ना कि ये रिलेशनशिप में नहीं है, ये तो सिंगल है और फेक रिलेशनशिप इसने दिखाया है, तो मैंने कहा इसको ज़रा हम ओपन करवा देते हैं सोशल मीडिया पे ना, इसी से कन्फेशन करवाते हैं कि इसने ये झूठ बोला है, ये एक्चुअली में रिलेशनशिप में लेकिन फेक ब्रेकअप इसने शो किया था। तो कुछ मैंने ऐसा करा है जो डिवाइन की गाइडेंस थी। उसके बाद इसने अपने आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को कन्फेस कर दिया कि इसका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ था, ये तो कॉन्स्टेंटली इस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में रहा है। अब ये इसलिए किया था ना क्योंकि जो हमें कॉमन लोग जानते थे और जो बाकी दुनिया इसे जानती थी ना सोशल मीडिया पे, एविएशन इंडस्ट्री से, तो मुझे तो इस सच का ना पता होना एक्चुअली में लोगों को ज़रूरी है ताकि और कोई लड़की ना फंसे इसके इस ट्रैप में। तो यहाँ पर क्या होता है, 2020 में बल्कि 19 में मुझे पता था ना कि ये जब मैंने इसे घर के पास में शिफ्ट किया है कि इसने फेक ब्रेकअप शो किया है और इसने ऑलरेडी उस लड़की के घर में इसका आना जाना बहुत है, पेरेंट्स की फैमिली में, और इसकी शादी वहीं पर होनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन ना 2019 में मैंने 2019 में या फिर 2020 में अवेकनिंग से पहले एक ऐसी फीमेल को बोल दिया था इस बात को मैंने, जो हमारी एविएशन से आती थी और कॉमन फ्रेंड्स में भी थी, इसको भी जानती थी, मुझे भी जानती थी, बट एविएशन में काफ़ी लोगों को जानती थी। तो उसको मैंने यही बात बोली है कि ये इंसान कभी भी सिंगल नहीं रहा है और इसने मुझे स्टक रखने के लिए ये सारी गेम्स खेली हैं और इसमें कौन कौन इंसान इन्वॉल्व है, कौन कौन इसका सपोर्ट कर रहा है, और ये स्टिल उस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में और फेक ब्रेकअप इसने शो किया है। तो इसको मैंने और वो भी बोला मैंने इसको कि इसकी शादी ना इसी लड़की से होनी है। तो बता दिया मैंने इसका जो प्लान था। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जिस लड़की को मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वहाँ से ना ये एक्चुअली में आग की तरह फैलती इन्फॉर्मेशन पूरे एविएशन एयरलाइन में। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत अच्छी इमेज मेंटेन कर रखी थी ना अभी तक सैड होने की, और बेचारा दूसरे लोगों ने इसको चीट किया था। तो इस लड़की के थ्रू ये चीज़ होना था। 2019 में या 20 के बिगिनिंग में इसको ये बात मैंने बोली थी। तो ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन फैल जाती है कि इसने फेक ब्रेकअप शो किया है। लेकिन ये था कि जो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन बोली थी, अब इस बात को कोई और रिकॉग्नाइज थोड़ी ना कर सकता था कि इंसान ऐसे भी करेगा। जब मैंने उस गेम का इसको क्लोजर दिया है ना, जिस इंसान के थ्रू ये माइंड गेम खेल रहा था, तो अब मुझे इतना पता था कि अगले 6 महीने में इसकी शादी हो जाएगी। इतना पता था इस गेम के खेलने का जो रिजल्ट होता है। तो अब होता क्या है कि वही जनवरी आई थिंक फर्स्ट वीक ही था और मैं देखती हूँ कि मैं पूजा कर रही थी। तो पूजा इवनिंग की पूजा कर रही थी और क्या होता है कि मेरे हाथ से ना रोज़ क्वार्ट्स जो मेरा ब्रेसलेट था वो टूट कर गिरता है। एंड उसके बाद ना मुझे मैं देखती हूँ कि एक स्पिरिट है जो मेरे पास ना बहुत बड़ा एक्वेरियम होता था, फिश जो टैंक होता है, मैंने देखा एक स्पिरिट है जो बहुत रो रही है, मतलब रोती हुई उसकी शक्ल दिख रही है मुझे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ रही है, आज तक ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि कोई स्पिरिट रो रही हो।
उसके बाद क्या होता है, मुझे ना अंदर से बहुत बेचैनी होने लगती है, जैसे घुटन नहीं होती, ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो रही है मेरे साथ में। तो मैंने कहा लगता है मैं इसका स्टेटस चेक करती हूँ क्या हो गया। तो मैंने सोशल मीडिया पे स्टेटस देखा कि इसकी एंगेजमेंट हो गई। तो मुझे तसल्ली थी, मैंने कहा अच्छा तो इसलिए मुझे घुटन हो रही थी कि इसकी एंगेजमेंट हो गई है ना, और वो था कि ज़बरदस्ती वाली चीज़ थी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने डिवाइन को बोला था कि ये आपकी इच्छा से हो रहा है, मैंने कोई ज़बरदस्ती तो करी नहीं है कि मैं डिवाइन लॉ के अगेंस्ट में गई हूँ। आपने बोला है कि करवाओ तो मैंने ठीक है मैं करवा देती हूँ शादी, और ये तो कर्म फल है, तो पनिशमेंट आपने बोली तो पनिशमेंट अब इसकी अच्छे लेवल पर होगी। बस ये कि मुझे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, कर्मों के द्वारा इसकी ऐसी पनिशमेंट होगी ना जहाँ भी एग्जैक्ट हेल को एक्सपीरियंस करेगा धरती पे। तो 2023 जनवरी में इसकी एंगेजमेंट होती है, फर्स्ट या सेकंड वीक में हुई है। एंड अब क्या होता है, अब हम आते हैं फेब में। तो मैंने यही सोचा अब एंगेजमेंट हो गई है तो हो ही जाएगी शादी 6 महीने के अंदर। फेब में क्या होता है, एक दिन अचानक से जो मेरा मंदिर है ना, दिया जल रहा था, शाम का ही टाइम था, कि वो बहुत ज़्यादा ना जैसे बढ़ने लगता है, आग उसकी ना बढ़ने लगती है, जो उसकी लॉ होती है जैसे बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। तो ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो मेरी टैरो टेबल है वो बहुत बड़ी है, उसमें भी मैंने कैंडल जला रखी थी, इवनिंग का टाइम था, वो इस तरह से जलने लगता है कि मेरी आधी टैरो टेबल जल जाती है। मतलब समझ में आया कि कोई चीज़ जैसे गड़बड़ हो रही है। एंड फिर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी होने लगती है, जैसे अंदर से ना घुटन हो रही थी। और तो एक बार मेरा रोने का भी मन किया, तो फिर मेरा ध्यान इस इंसान पे गया। तो मैं देखती हूँ किसकी शादी हो गई है कि 23 फरवरी में इसकी शादी हो जाती है। तो जिस दिन इसकी शादी थी ना, मेरे घर में समझ लो वो इतना ज़्यादा आग बढ़ती जा रही थी कि वो जो मंदिर में दिया जल रहा था, मंदिर भी थोड़ा बहुत सा जल गया था मेरा, और टैरो टेबल काफ़ी बड़ी है तो वो भी काफ़ी जल गई। तो जब मुझे घुटन होती है, मैं फिर से देखती हूँ कि वो स्पिरिट रोती हुई दिख रही है मुझे, और अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, एक बार रोने का भी मन किया। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ स्टेटस। तो उसी दिन इसकी शादी थी, जब मैंने देखा कि शादी की पिक्चरें डल चुकी थी, जो भी वहाँ पे लोग रहे होंगे ना इंस्टाग्राम पे, लड़की के अकाउंट पे डाला था और इसने उसको टैग किया हुआ था। तो देखा, मैंने कहा अच्छा शादी हो रही है या हो गई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब जब इसकी एंगेजमेंट होती है ना, तब से मेरे अंदर ये प्रेशर लग रहा था कि मैं इस शादी को रोक दूँ। मैंने कहा नहीं, शादी तो नहीं रुकेगी, क्योंकि ये तो होनी है और ये मेरी इच्छा से हो रही है शादी। तो अब क्या होता है कि मुझे ना जब से इसकी एंगेजमेंट हुई थी तब से बहुत प्रेशर था अंदर से कि मैं जैसे तैसे शादी को रोक दूँ। तो जब ये घर में आग लगनी शुरू हुई है, तो ये तब ना आई थिंक वरमाला का टाइप की फोटो नहीं होती, वो डली थी तब, अभी एग्जैक्ट शादी हुई नहीं थी। तो जिस हिसाब से मुझे अंदर से प्रेशर पड़ रहा था ना कि मैं शादी को रोक दूं, मुझे पता है मैं रोक सकती थी, लेकिन मैं रोकूंगी नहीं। शादी मेरी इच्छा से हो रही थी, मेरी परमिशन से हो रही थी, और रुकने का तो सवाल ही नहीं था। और इसने क्या करा है, सेम डे इवनिंग में ना किसी अगेन प्रैक्टिशनर से, बड़े डार्क प्रैक्टिशनर से इसने मुझ पर स्पेल करवाया, ताकि मैं हर बार सिर्फ इसी के बारे में सोचूं। ये उस दिन का है जिस दिन इसकी शादी हो रही थी। सोचो ये कितना गिरा हुआ इंसान है। मैंने कोई बात नहीं, तो उस दिन तो मैंने उसकी बड़ी धुलाई करी है, वो जो प्रैक्टिशनर था ना स्पिरिट के थ्रू ही, कि नहीं बख्शना तो नहीं था। तो ये चीज़ें वहीं से शुरू हुई कि नहीं, मैंने इन लोगों को बख्शना बंद कर दिया था कि ना अभी ये हो नहीं सकता। तो अब देखो ये इंसान शादी कर रहा है और मुझ पर स्पेल करवाने के लिए किसी को बोल दिया इसने। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, आखिरी था ये। एंड देन अब क्या होता है कि मुझे इतना पता था जब इसकी शादी हो जाएगी ना, तो मुझे इससे डिस्कनेक्ट करने में थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलेगी। और जिस दिन इसकी शादी हो रही थी, जिस दिन मेरे घर में वो इतनी ज़्यादा आग बढ़ने लगे, तो मुझे तो मैंने आज चाहे पूरा मेरा घर जल जाए, चाहे सोसाइटी जल जाए, शादी तो नहीं रुकेगी। और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मैं सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज ये शादी नहीं रुकेगी। तो वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टेबल जल गई, कुछ और चीज़ें भी जल जाती हैं। मेरा ना वुडन का फ्लोर था नीचे, तो वो भी जल जाता है इतनी ज़्यादा वो आग बढ़ चुकी थी, और वो बुझे ही ना, मैं कितनी कोशिश करूँ। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन आज ये शादी नहीं रुकेगी। और अब ये भी था कि घर में सिलेंडर वगैरह होते तो उसका भी डर था। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स नाउ। इतना मैं ज़्यादा गुस्से में थी कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी आग लगे, आप जो मर्जी हो, शादी नहीं रुकेगी। तो वो जो रोती हुई मुझे स्पिरिट दिखाई पड़ रही थी ना, वो इसकी डेविलिश वाली जो साइड नहीं होती वो दिखाई पड़ रही थी, और उसी के थ्रू मुझे प्रेशर पड़ रहा था कि मैं इस शादी को रोक दूं। मैंने ये तो नहीं रुकेगी। और अब क्या होता है, यहाँ से जब इसकी शादी हो जाती है, स्टिल ये मेरे स्टेटस को चेक करता रहता था, मेरे अकाउंट्स पे फेक अकाउंट से बना के आईडीज से रिक्वेस्ट भेज रहा होता था, क्योंकि मैंने ना अकाउंट उस टाइम पे प्राइवेट कर दिया था। अभी डिलीट जो पूरा एक बार करा था ना, उसके बाद मैंने नया अकाउंट बनाया था, तो अब मेरे नाम से था, तो ये जहाँ मर्जी से पहुँच ही जाता था अलग अलग अकाउंट से। तो इसको क्या करा, फिर वहाँ से कम्प्लीटली डिलीट मार दिया अकाउंट मैंने। तो जब इसकी शादी हो जाती है एंड उस दिन जो आग जलती रही है ना मेरे घर में, वो बहुत देर के बाद रुकती है, काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। मैंने कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, शादी तो हो गई।
तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने अगर मुझे ये बात पता होती ना पहले कि इस माइंड गेम की वजह से इसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, कर लेगा ये, तो मैंने इसकी शादी पता नहीं कितनी पहले करवा दी होती। मुझे तो पता ही नहीं था कि अभी आज दिसंबर 28 से 29 को मैंने वो गेम खेली है जो इसने शुरू करी थी, मैंने शुरू नहीं करी थी, मैंने तो सिर्फ क्लोजर दिया था। तो विद इन मतलब नेक्स्ट मंथ आई थिंक वहाँ से फर्स्ट वीक जनवरी में इसकी एंगेजमेंट होती है और अगले महीने फेब में शादी हो जाती है। मैंने कहा ही सच अ लूजर ना, मैंने कहा ये मुझसे खेल रहा था, मेरे दिमाग से खेलेगा। अब जिस वक्त एंगेजमेंट हुई है ना उस वक्त मुझे कार्मिक फेमिनाइन की ना खुशी बड़ी अच्छी सी महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा हाँ मैडम सोच रही है कि इनके स्पेल और मैजिक की वजह से शादी हो रही है जो इतने टाइम से वो स्पेल मैजिक करे तब नहीं हो रहा था। मैंने ये शादी मेरी इच्छा से हुई है, अभी आगे पता चलेगा कि एक दूसरे का कर्मफल मरेंगे ना। ऊपर से वो पूरी फैमिली, दोनों फैमिलीज एक जैसी हैं, तो मैंने ये बहुत अच्छा काम हो गया है। और मैंने फिर उसके बाद में डिवाइन को धन्यवाद बोला कि अच्छा हुआ जो इसकी शादी हो गई। और अब यहाँ से क्या होता है, जो मैं नहीं कर पा रही थी ना कि इसको थॉट से रिमूवल करने में और फीलिंग्स को रिमूवल करने में, अब मुझे यहाँ से था कि अब मैं ज़रूर कर पाऊंगी। तो इसकी शादी के बाद भी ना इसके स्पेल्स नहीं रुकते मुझ पर ना, और मैं इसको अभी भी अपने थॉट से रिमूव नहीं कर पा रही थी। और उन डार्क एंटिटीज़ का भी जो एक्सेस था अभी वो स्टॉप नहीं हो पा रहा था। तो मुझे था कि नहीं कोई बात नहीं, अब मैं कर ज़रूर लूँगी क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है। तो एक इंसान जब एनर्जेटिकली बनता है ना शादी के बाद में, तो उसकी वो चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके शादी वाले मैटर से मैं खुश थी कि इसकी शादी हो गई है और मैं अब बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाऊंगी जो उसको रिमूव करना है और बाकी जो काम है। अब यहाँ पर बैक टू बैक इस जिसको मैं रिपोर्ट करी थी ऑफिस में, उसके ड्रामे बंद नहीं होते, वो हर बार मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का रीज़न बनता था। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ना यहाँ पे डिवाइन ने रोक रखा है, इसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 2020 से कितनी बार इसको बोल चुकी हूँ भाई मुझे रिज़ाइन करना है, जाने दे। मैं जेन्युइनली जाने में इंटरेस्टेड थी तो, लेकिन और जब भी मैं रिज़ाइन करने की सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे कोई हाथ रोक लेता है और रिज़ाइन मैं कर ही नहीं पाती थी। इसमें क्या होता है, इसने मुझे ना 2023 में दिसंबर में नहीं, हाँ 2023 में जनवरी या फेब में ना एक बार ऑफिस बुलाया है। क्यों? क्योंकि सारा स्टाफ ना अब ऑफिस आना शुरू हो जाता है। तो अभी तक तो मैं घर से ही काम कर रही थी। तो जनवरी या फेब में जब ये बोलता है ना कि, या फिर मार्च की बात होगी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2023 की, कि अब ऑफिस आना पड़ेगा बिकॉज सब आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऑफिस नहीं आऊँगी, मैं नहीं आ सकती, घर से ही करना है मुझे, या तो मैं रिज़ाइन मार दूँ। तो बड़ा मिन्नतें करके रिक्वेस्ट करता है, कहता है मैं भी तो आ रहा हूँ, मेरे ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है। तो मैंने कहा भाई तू वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, जब मैं होती तो मैं भी जाती थी ऑफिस, तो मैं तो नहीं आऊँगी। तो ये फिर जितनी रिक्वेस्ट करने लगा ना, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं एक बार आकर देखती हूँ और मैं कंटिन्यू करूँगी 2 से 3 महीने। अगर मुझे समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ मुझे ना रिज़ाइन कर लेने देना। कहता अच्छा चलो तुम आओ तो सही ऑफिस। मैं एक दिन ऑफिस जाती हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं जिस दिन ऑफिस जाती हूँ ना, मैं इससे मिलती हूँ, जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट था, जो डायरेक्टर था पहले, फिर वीपी प्रमोट हो गया था। तो मैंने इसको बोला वहाँ पर, मैंने कहा पता नहीं क्या होता है, मैं 2020 से ना कोशिश करती हूँ मुझे रिज़ाइन करना है और मेरे ना हाथ जैसे कोई पकड़ लेता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ रिज़ाइन। तो अब की तो एक काम करना कि मुझे ना ऑफिस से निकाल देना। हम कैबिन में बैठ के बात करें, तो जब मैंने ये बात बोली तो हम दोनों हंसने लगे। मैंने कहा देखो कैसी सी सिचुएशन हो गई है मेरी कि मैं कह रही हूँ कि मुझे निकाल देना ऑफिस से। तो मैंने ना कई बार मैं कोशिश करती थी कि मैं ईमेल लिखूं, ईमेल लिखती थी और मैं सेंड नहीं कर पाती थी, जैसे मेरे हाथ जैसे रोक दिए जाते थे। तो मुझे वो रियलाइजेशन था। एंड अब क्या होता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ इसके रिक्वेस्ट करने पे, एक दिन गई हूँ, दूसरे दिन क्या होता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ कि सिक रूम होता था, मैं वहाँ पर थी, लेकिन मुझे ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और मार्च का टाइम था। अब रात के 1:30 बज रहे थे, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती कि फीवर चढ़ जाता है और बॉडी पेन एक्सट्रीम हो रहा था कि मैं चिल्लाकर रोना चाह रही थी। तब मैंने कहा ऑफिस में कैसे रोऊंगी मैं, तो मैं सिक रूम में लेटी हुई थी, बट मेरे ना बर्दाश्त के बाहर था वो जो पेन मुझे हो रहा था। और इन लोगों से समहाउ आई थिंक कोई रीज़न था कि कैब अरेंज नहीं होती है, तो मैं गुस्से में तो ऑलरेडी थी। तो फिर मैंने इसको जब बोला है रात को 1:30 बजे मैंने फ़ोन किया, इस सेकंड डे ना मेरा ये वीपी ऑफिस आया नहीं हुआ था, घर से काम कर रहा था। तो मैं इसके ऊपर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी मैं। एंड देन तो कहता चलो तुम कल से ना वर्क फ्रॉम होम कर लेना। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। अब जब मैं घर आती हूँ ना, तो अप्रैल में क्या होता है, मैं डिवाइन से बोलती हूँ, मैंने नहीं मुझे ना यहाँ पे आपने लटका रखा है ना, आपकी इच्छा तो यहाँ पे आप नहीं जाने दे रहे हो मुझे इस कंपनी से। मैंने क्या हो गया, क्यों? तो डिवाइन बोलते हैं कि वहाँ पर ना कि मैं एक गलती मेरी ऐसी होती थी जो पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हुई थी ऑफिस में, जो डॉक्यूमेंटेशन प्लस में ईमेल से रिलेटेड थी। अब ये क्या था ना, ये प्रिपरेशन थी मेरे फ्यूचर में सोल मिशन की, जो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये गलतियाँ मैंने करी है और ये मुझे करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे मेरे काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो ये जो दूसरे लोग चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं ना थ्रू ईमेल एंड थ्रू डॉक्यूमेंट्स, ये वहाँ पर कुछ उन चीज़ों से रिलेटेड था। तो डिवाइन ने बोला इस गलती को तुमने आज तक सुधारा नहीं है, उसको सुधार लो। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिसको मैं रिपोर्ट कर रही थी ना, हर बार मुझे ना वो उसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करता था कि तुम इसको ना करेक्ट कर लो। तो मैंने कहा ओके, तो आपने बड़ा सही इंसान मुझे असाइन करा हुआ था इस
चीज़ की प्रिपरेशन और करेक्शन कराने के लिए। मैंने कहा मैं करती हूँ उसको करेक्शन ना, इमीडिएटली करती हूँ। तो मैंने क्या करा कि अप्रैल में उस करेक्शन को करा है और फिर मैंने इसको बोला कि मुझे रिज़ाइन करना है। तो कहता है ये डायरेक्टर फिर बोलता है नहीं तुम छुट्टियाँ ले लो, 10 दिन की छुट्टी ले लो, 20 दिन की छुट्टी ले लो, महीने भर की ले लो। मैंने कहा मुझे रिज़ाइन करना है तो मतलब करना है। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं इतना टाइम हो गया, 4 साल हो चुके थे मुझे इस कंपनी में। मैं ना तमीज़ से जाना चाहती हूँ, मुझे लड़ झगड़ के नहीं जाना है। अल्टीमेटली मेरे पास वही एक ऑप्शन बचता है कि मैं लड़ाई करके जाऊँगी, आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तो फिर वो कहता है कि चलो एक काम करो, तुम ना 10 दिन की ना अनपेड लीव्स पे चली जाओ। कि उसको ये था, वो ऐसा इंसान था ना, वो हमेशा पैसों के पीछे ना पागल रहता था। वो कुछ ऐसी सी फैमिली से आता था जहाँ पर उसको इस तरह से टॉर्चर करा जाता था, जिसको मैं रिपोर्ट कर रही थी। मैंने कहा मैं ये चीज़ें समझती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ 10 दिन की अनपेड लीव्स पे, जबकि मेरे पास कुछ 60+ में लीव्स पड़ी हुई थी। तो वो मुझसे फिर रीज़न पूछता है कि तुम्हें क्यों जाना है, क्यों छोड़नी है कंपनी। मैंने कहा मुझे ना मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है और मुझे स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना है। तो वो कहते हैं काम करो तुम वहाँ से जाके वर्क फ्रॉम होम कर लेना, हम कर तो तुम वैसे भी वर्क फ्रॉम होम रही हो। तो मैंने कहा मुझे जॉब ही नहीं करनी है भाई, जाने दे प्लीज़। तो जब मैं 10 दिन की अनपेड लीव्स पर जाती हूँ ना, तो उसको ये था कि शायद मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा 10 दिन की अनपेड लीव्स पर जाना और जब मेरे पास छुट्टियाँ थी तब भी जाना, तो तुझे समझ में आना चाहिए कि अब मुझे रोक नहीं सकता है। तो 10वां दिन आई थिंक था मेरी छुट्टी का, और तभी मुझे पूछता है कि क्या डिसाइड कर रहा है। मैंने कहा जाना ही है, मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व करती हूँ जो भी टाइम है। तो अब मैंने क्या करा, नोटिस पीरियड सर्व किया, 1 महीने का नोटिस पीरियड था। अभी इसको बार बार एक्सटेंड करे जा रहा है, 1 महीने और 1 महीने और, क्योंकि अब सारा काम इसको करना पड़ता है ना, और मेरे लेवल का काम कर पाना लोगों की बस की बात होती नहीं है। तो अब क्या होता है कि जिस लड़की को मुझे इसको ट्रेन करना था, तो वो ऐसी थी जूनियर टाइप में, काफ़ी एग्जीक्यूटिव लेवल पे। मैंने ये तेरी अपनी परेशानी, मेरी तो है नहीं, मैं तो काम सिखा कर जा रही हूँ बस। तो करते करते ना वो लड़की सीख नहीं पा रही थी, एंड देन इसने मेरे को 2-3 महीने एक्सटेंड करवा दिया। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली मुझे गुस्सा करना पड़ता है। मैंने कहा यही चाहिए था तुझे ना कि मैं लड़के जाऊँ, कोई बात नहीं मैं जाऊँगी, अब मैं इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ। अब ऑल ऑफ अ सडन क्या था कि जब मैंने यहाँ से रिज़ाइन करा है तो मेरे पास गाइडेंस थी कि एक स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए, और मैं उस स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करती हूँ। अब अगस्त 2023 में मैंने उस स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट किया है। एंड अब यहाँ पर क्या था, अगेन मेरे पास लेसन थे। यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी पे मैं रह रही थी, जहाँ पर वो मेरा लेसन था ना, वो मैंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया था। तो वही सेम लेसन यहाँ पर रिपीट होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर रिपीट होता है। तो अभी जो प्रॉपर्टी में शिफ्ट करती हूँ ना स्पिरिचुअल प्लेस पर, ये उस पूरे प्लेस की ना जो सबसे पॉश लोकेलिटी थी वो थी, पूरा 5 स्टार होटल की तरह वो बना हुआ था प्रॉपर्टी। एंड उसमें अब वो होटल ही था जहाँ पर लोग मतलब वीकली रहने आते थे या डेज के लिए भी आते थे, बट लोगों को 1 ईयर के लिए भी दे दिया जाता था। तो मैंने भी इसको 1 ईयर के लिए ही लिया था। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओनर था ना, वो सेम लोकेलिटी में रहता था जहाँ पर ये 5 स्टार होटल की तरह प्रॉपर्टी बनी हुई थी, और एक लोकेलिटी और थी। तो दूसरी लोकेलिटी में वो ओनर रहते थे, और ये पूरी एनर्जी वेम्पायर्स की फैमिली होती थी। तो अब मेरा टेस्ट जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था, इसलिए वो वहाँ पर रिपीट होता है। तो वो तो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ ना इस नई लोकेशन पर, तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारे लेसन्स होते हैं, और ये मेरे फाइनल लेसन थे यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली शिफ्ट करने के बाद में मैंने अगस्त में शिफ्ट किया है। एंड अगस्त सितंबर तो मैं अगेन अपना काम कर रही थी, जो इसको डिसकनेक्ट करना था ना ट्विन फ्लेम को। तो 2020 से तो और 2023 तक मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई किया था कि इसको रिमूवल करने के लिए। तो मैंने एक चीज़ जो समझ में आती है मुझे कि किस तरह से इसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो 100 तरीके थे ना, 100 तरीके में से 99 में मैं सक्सेसफुल थी। कोई एक तरीका जो मेरे से इंटेंशनली कह लो कि दिमाग में डिवाइन ने आने नहीं दिया। तो जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करती हूँ तो वहाँ जाकर मुझे समझ में आता है कि इस रीज़न की वजह से ये ट्विन फ्लेम से अभी तक मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, और ये फीलिंग्स और ये थॉट्स खत्म नहीं हुए हैं। तो अगस्त में अगस्त में अगस्त में जब मैं शिफ्ट करती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, अगस्त या सितंबर के मिड में जाकर ना इस इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स से मैं कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो जिस वक्त मुझ में से ये इस इंसान के थॉट्स कम्प्लीटली मैं रिमूव करती हूँ, और जो बाकी चीज़ें फीलिंग्स पर रिमूव होती हैं, मुझे अचानक से ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ना एम्प्टीनेस फील होने लगती है। एक तरह से पेन हो रहा होता है कि ये तो मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये था कि डिस्कनेक्शन हो चुका था। एंड जो एक कीचेन मेरे पास होता था ना इसके नाम का, जो मैं अब तक कभी रिमूव नहीं कर पाई थी, जो मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी जब मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करती थी। तो जिस वक्त समझ में आया कि डिस्कनेक्शन हो चुका है, उस वक्त मैं उस कीचेन को अपनी लाइफ से थ्रो कर पाती हूँ। मैंने इसको फिर गार्बेज डब्बे में फेंक दिया कि निकल गया वो। तो इतना तो कॉन्फर्मेशन था कि ये चीज़ अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है।
लेकिन ये था कि अवेकनिंग के बाद से ना मुझे ना इसका नाम हर जगह दिखाई पड़ता था। इसका क्या होता है, जो पूरा नाम है ना, एक अल्फ़ाबेट करके और एक नंबर करके, एक शॉर्ट नेम में भी इसको कुछ बुलाते हैं, तो वो ना हर जगह दिखाई पड़ता था, गाड़ी पर भी दिखाई पड़ जाता है, हर जगह पे जिसको कह लो ना, बहुत एक्सेसिव उसमें दिख रहा था। तो मैं उस चीज़ से परेशान थी, बट ये था कि डिस्कनेक्शन हो चुका था इस इंसान से, तो ये कुछ टाइम में सेटल हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। तो अब क्या होता है, जब वो मुझे एक्सट्रीम एम्प्टीनेस फील होती है, तब मेरी डिवाइन से कॉन्वर्सेशन होती है। तो वो कॉन्वर्सेशन मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।